हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विंग चैनल। मैं हूं आपकी सोशियोलॉजी एजुकेटर सुजाता। तो हम अपनी बीए फिफ्थ सेमेस्टर की सीरीज पर वापस आते हैं और आज हमारा ये अगस्त कॉम का फाइनल लेक्चर होने वाला है। अगस्त कॉम के लेक्चर में इससे पहले हम लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस देख चुके हैं और आज हम अगस्त कॉम का जो नेक्स्ट थ्योरी है, विज्ञानों का पदानुक्रम या श्रेणी या संस्करण, तीनों एक ही बात होती है, उसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। हायरार्की ऑफ साइंस, इसको हम देखने वाले हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले एक बार आपको आपको बता दें कि आपको बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर और बीए फाइनल ईयर, यानी कि फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर और आपके सेकेंड ईयर यानी कि आपका थर्ड सेमेस्टर और बीए फिफ्थ सेमेस्टर की क्लासेस जो है वो हम अपलोड कर रहे हैं। तो आप जो है उनकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। क्लास अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए। ठीक है, तो इसको अपने हम जो है इसकी थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हम देख चुके हैं कि ऑगस्ट कॉम्ट ने जो है ना लाइक उसमें जो सिद्धांत दिया था, ऑगस्ट कॉम्ट ने बताया था कि कैसे जो मानव है, जो मानव चिंतन है, जो मानव का मस्तिष्क है, तो वो कैसे जो है तीन अवस्थाओं से होकर गुजरा है। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने ये सारी चीजें देखी थी। अगर आप इस वीडियो पर अभी आप आए हैं तो पहले वाला लेक्चर एक बार जरूर देखिए, आपको ऑगस्ट कॉम्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो ऑगस्ट कॉम्ट कहाँ पर पैदा हुए हैं? ऑगस्ट कॉम्ट पैदा हुए हैं फ्रांस में, पहली चीज। ठीक है, फ्रांस में पैदा हुए हैं। तो उनका जो फ्रांस में उस समय स्थिति थी, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उस समय, जो फ्रांस में स्थिति थी, उसकी वजह से उनकी जो सोच थी, जो उनके विचार थे, उन पर काफी प्रभाव पड़ा। उन्होंने जो है पहले जो है सोशल फिजिक्स उन्होंने अ, विषय का नाम रखा था, लेकिन बाद में उन्होंने इस विषय को एक समाजशास्त्र का नाम दे दिया और ये सारी चीजें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। ठीक है, उन्होंने बताया था कि जो व्यक्ति का जो मस्तिष्क है, जो मानव मस्तिष्क है या जो मानव समाज है, वो तीन चीज से होकर गुजरा है। पहली धर्मशास्त्रीय, जिसमें बताया था उन्होंने कि जो व्यक्ति है, जो लोग हैं समाज में रहने वाले, वो पूरी तरह से विश्वास करते हैं सुपर नेचुरल पावर पर, एक अलौकिक शक्ति पर। उन्हें लगता है कि अगर किसी को हैजा हो गया है, किसी को चेचक हो गया है, तो वो ऊपर वाले का प्रकोप है, ऊपर वाला उन्हें सजा दे रहा है। तो इस तरह की जो चीजें हैं उन पर वो विश्वास करते हैं। दूसरा था उसमें तत्व मीमांसा, यानी कि तत्व मीमांसा अवस्था, जहां पर लोग प्रकृति पर विश्वास करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अगर सुपर नेचुरल पावर है तो वो प्रकृति है। ठीक है, और तीसरा था सकारात्मक अवस्था, यानी कि वैज्ञानिक स्टेज, जहां पर आप जो है बिल्कुल पूरी तरह से साइंटिफिक होकर चीजों को सोचने लगते हैं। ठीक है, उसी के उस अपनी थ्योरी के बाद, यानी कि अपनी तीन अवस्थाओं का नियम बनाने के बाद, उन्होंने ठीक बताया कि जैसे उन्होंने बनाया विज्ञानों का पदानुक्रम, यानी कि विज्ञान जो थे कैसे कैसे जो है नेचुरल साइंसेज, जनरल साइंसेज कैसे कैसे प्रकाश में आए और कैसे कैसे उनका डेवलपमेंट हुआ, इसको लेकर उन्होंने हायरार्की ऑफ साइंस बनाई। और हायरार्की ऑफ साइंस में सोशियोलॉजी कहाँ स्टे करता है, ये सारी चीजें उन्होंने अपनी इस थ्योरी में बताई है। ठीक है, तो आइए इसको देख लेते हैं। कॉम्ट के अनुसार न केवल सामान्य मानव चिंतन की चिंतन धाराएं उपयुक्त तीनों अवस्थाओं से, तीनों अवस्थाओं का मतलब होता है कि वो अवस्थाएं जो हमने अभी ऑलरेडी, जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा है, तीनों अवस्थाओं से होकर गुजरी, अपितु प्रत्येक विषय भी उसी ढंग से विकसित हुआ है। प्रत्येक विषय का एक सामान्य या सरल स्तर से जटिल स्तर की ओर विकास हुआ है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके ये लाइन बिल्कुल एकदम रटी होनी चाहिए कि सरल स्तर से जटिल स्तर की ओर, जहां पर भी ये चीजें आती है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। मैक्सिमम टाइम ये जो क्वेश्चन है ये कई बार अलग अलग ढंग से पूछा गया है कि किसने कहा है कि समाज सरल से जटिल की ओर जाएगा, किसी या जो ऑगस्ट कॉम्ट की थ्योरी है वो क्या कहती है, जो कॉम्ट है वो सोशल चेंज किस तरह से देखते हैं। मतलब नंबर ऑफ टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा गया है, अलग अलग ढंग से पूछा गया है। तो आपको ये कीवर्ड जो है, हर थिंकर्स के कीवर्ड आपको पता होने चाहिए। जितने भी हम थिंकर्स आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ उनके कीवर्ड्स मिलेंगे जो उन्होंने अपनी थ्योरी में स्पेशली यूज किए होंगे, तो वो आपको बिल्कुल पता होने चाहिए कि इस थिंकर्स ने ये कीवर्ड जो है वो यूज किया है। ठीक है, तो सरल से जटिल की ओर किसका है? ऑगस्ट कॉम्ट का है। ओके, तो का विकास हुआ है। अब उन्होंने बताया कि जैसे जो है बाकी सारी चीजों का विकास हुआ है, मतलब मानव का विकास हुआ, फिर ऐसे समाज में परिवर्तन हो, तो ठीक ऐसे ही जब साइंस बन रहे थे, जब साइंस का विकास हो रहा था, जब साइंस समझ में आ रहा था, तो उनका भी ऐसे ही विकास हुआ है। ठीक है, तो उसमें देख लेते हैं कि क्या क्या उन्होंने स्टेजेस बताई हैं, कि क्या चीजें हैं या जो क्या निर्भरता है, क्या अवधारणाएं हैं जो साइंस
विकास में विज्ञान के विकास में जो हेल्प कर रही है। तो पहली चीज उन्होंने बताई है कि विभिन्न विज्ञानों में ऐतिहासिक रूप से आरंभ तथा विकास का क्रम, यानी कि जितने भी विज्ञान हुए, चाहे वो आपका भौतिकी हो गया, चाहे वो आपका रसायन हो गया, जीव विज्ञान, गणित या फिर खगोल, जो भी आपका विज्ञान है, सबका कुछ ना कुछ इतिहास रहा है। कहीं ना कहीं से किसी ना किसी की शुरुआत हुई है और उसके बाद धीरे धीरे उसमें क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, भाई जहां पर आज फिजिक्स है, ऐसा तो है नहीं कि जब फिजिक्स शुरू हुआ तो वो उसी स्टेज पे था, नहीं ना। तो धीरे धीरे क्या हुआ है, हमने हर चीज में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की है। तो वही यही बात यहाँ पर ऑगस्ट्रॉम कहना चाह रहे हैं कि प्रत्येक जितने भी विज्ञान है, सबका क्या है, धीरे धीरे विकास हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि सभी जो विज्ञान है, इसको इसको टेबल को हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सभी जो विज्ञान है वो एक दूसरे पर निर्भर होने का क्रम है, यानी कि पहले एक आया, फिर उससे हमें कुछ मेथड्स मिले, कुछ तरीके मिले, फिर हमने उससे दूसरे को बनाया, फिर उससे कुछ मेथड्स तरीके देख के जोड़ के हमने फिर तीसरे को बनाया। तो उन्होंने बोला कि सभी क्या है ना, एक दूसरे पर निर्भर होने का क्रम है। पहले एक आया, फिर दूसरा आया, तो इस तरह से क्या है, एक निर्भरता वाला क्रम चला आ रहा है। फिर सामान्य से जटिलता का क्रम, यानी कि पहले चीजें सिंपल थी, ऊपर से सेब गिरा, न्यूटन ने देखा, ग्रेविटी का लॉ बन गया, चीजें सिंपल थी। धीरे धीरे जब उसमें इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट होता चला गया तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती चली गई, थोड़ी सी उनमें कठिनताएं जटिलताएं जो है वो आती चली गई। और ये जो बात बोलते हैं वो सभी विज्ञानों के बारे में उन्होंने बोली है। तथ्यों में संशोधन की क्षमता, यानी कि आपने जो भी जिस भी आप विज्ञान की बात करें, उसमें जो है आप जो भी तथ्य हैं, उसमें संशोधन की क्षमता होनी चाहिए। यानी कि ये नहीं कि आपने कोई चीज आज कह दी तो वो बिल्कुल सत्य हो, नहीं। क्योंकि विज्ञान में आपके पास प्रूव करने की शक्ति होती है, तो आपके तथ्यों में हमेशा संशोधित होने की क्षमता होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप संशोधित कर सकते हैं। आज आपकी जो थ्योरी है वो कुछ और कह रही है, नेक्स्ट टाइम आप उसको किसी और तरीके से आप उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो थ्योरी का रिजल्ट कुछ और आएगा। तो वो कहते हैं कि आपकी जो तथ्य है उसमें संशोधन करने की क्षमता पूरी पूरी होनी चाहिए। आपने जो डेटा कलेक्ट करा है, आपके पास जो फैक्ट्स हैं, अगर आप कोई और थ्योरी या कोई और जो है साइंटिस्ट या कोई और जो है मतलब जो केमिस्ट है वो कुछ और कह रहा है, तो इसमें पूरी पूरी एक कोशिश होनी चाहिए या पूरी पूरी गुंजाइश होनी चाहिए कि जो आपके फैक्ट्स है उनको चेंज किया जा सके। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कि ये 4 पॉइंट जो है उन्होंने इंपॉर्टेंट बताए हैं कि जो विज्ञानों के क्रम में इनका जो है महत्वपूर्ण स्थान रहा है, या फिर विज्ञानों को बनाने में ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं विज्ञानों का क्रम उन्होंने क्या दिया है। तो कॉम्ट के अनुसार सभी विज्ञान इन 3 अवस्थाओं से, कौन-कौन सी अवस्थाएं थी, धर्मशास्त्रीय, तत्वमीमांसा, सकारात्मक अवस्था, तीनों अवस्थाएं हैं। पिछले लेक्चर में पूरी अच्छे से मैं समझा चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ, इनसे गुजरते हैं। ठीक है, अब मैं कैसे याद रखती हूँ, पहले आपको एक बार समझा देती हूँ कि क्या इनकी हायरार्की है, फिर उसके बाद मेरा तरीका क्या है याद करने का, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले क्या आया है, हमने सबसे पहले देखा कि सबसे पहले मैथ आया। ठीक है, सबसे पहले जीरो आई, राइट, सबसे पहले मैथ आया। उसके बाद मैथ से हमने क्या निकाला, हमने मैथ से एस्ट्रोनॉमी को, एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल शास्त्र, नक्षत्रों का विज्ञान जो होता है, नक्षत्रों शास्त्र जो है, खगोल शास्त्र जो है, उसका विकास हुआ, नक्षत्र को जाना, सोलर सिस्टम को समझा, वो सारी चीजें आई। फिर इन सब चीजों से आया फिजिक्स, आपका भौतिक विज्ञान आया, इन दोनों के तालमेल से। ठीक है, भौतिक विज्ञान आया, भौतिक विज्ञान के बाद आता है हमारी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री आई। उसके बाद फिर बायोलॉजी आई, चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत आया, और इन सब के बाद आता है सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र। यहाँ पर आप जानते होंगे कि राजनीति शास्त्र कहाँ है, जो है इतिहास कहाँ है, देयर ऑल आर जो है ये देखिए, मैं आपको एक चीज और इससे अलग बताती हूँ। दो तरह के विज्ञान माने जाते हैं, वन इज, एक होता है आपका प्राकृतिक विज्ञान, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल साइंस। ओके, और एक होता है आपका सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान ये लूसेंट की बुक बिल्कुल नहीं है, इसको हम बोलते हैं जर्नल साइंस। जितने भी ये फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है, ये सब आपके नेचुरल साइंस में आते हैं, क्योंकि नेचुरल साइंस का एक मतलब एक पर्टिकुलर एक नियम है। आप उसको यहाँ पे टेस्ट करें तो भी चीजें सेम ही होंगी,
आप इसको कहीं और जाके टेस्ट करें तो भी चीज़ें सेम ही होंगी। आप एप्पल यहाँ गिराइए तो भी ज़मीन पे ही गिरेगा, अमेरिका में गिराइए तो भी ज़मीन पे ही गिरेगा, अफ्रीका में जाके गिराइएगा तो भी ज़मीन पर ही गिरेगा। तो नेचुरल साइंस का ये नियम है कि कोई भी चीज़ कहीं भी मतलब कोई भी चीज़ हो वो हर जगह उसका नियम एक ही होता है, यानी कि यूनिवर्सल फिनोमेना होता है, एक सार्वभौमिकता होती है। आप उसको कहीं पर भी अप्लाई करेंगे वो सेम ही रहेगा। बट जनरल साइंस इज डिफरेंट। ओके, जनरल साइंस में क्या होता है कि अगर मैं जनरल साइंस में हमारे कौन से आते हैं, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास। ओके, तो इसमें क्या होता है और जो है आपका मनोविज्ञान, ठीक है। तो इसमें क्या है, आप समाजशास्त्र की बात करते हैं, यहाँ का समाज कुछ और है, तो अगर हम यहाँ के समाज को स्टडी करेंगे तो रिजल्ट कुछ और निकलेगा। यूरोप पे जाइए, वहाँ का समाज, वहाँ के लोग कुछ और हैं, वहाँ का स्टडी करेंगे रिजल्ट कुछ और निकलेगा। अफ्रीका में जाइए तो वहाँ की स्टडी करेंगे रिजल्ट कुछ और निकलेगा। तो क्या है कि एक मतलब हर पर्टिकुलर एरिया की अगर हम स्टडी करते हैं तो रिजल्ट कुछ और आ रहा है। दैट मीन्स कि हम इसमें यूनिवर्सलाइजेशन नहीं कर सकते, हम किसी चीज को एक नियम बनाकर सब पे लागू नहीं किया जा सकता, यानी कि एक नंबर का जूता सबके पैर में आप फिट नहीं कर सकते हैं। तो सामान्य विज्ञान में और प्राकृतिक विज्ञान में सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि उसमें सार्वभौमिकता की कमी होती है, ठीक है। आप एक पर्टिकुलर चीज को, आप एक पर्टिकुलर नियम को सब पर नहीं चला सकते हैं। ओके, अभी दूसरी बात करते हैं फिर। तो ये आया, सोशियोलॉजी आया। तो इसीलिए सोशियोलॉजी को माना जाता है कि ये यंगेस्ट चाइल्ड है, ये यंगेस्ट साइंस है क्योंकि सबसे लास्ट में आया है। ओके, अगर मैं इस ढंग से मतलब इसको देखूं तो देखो इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे, पहले मैथ है भाई, दो और दो चार होते हैं तो दो और दो चार ही होते हैं। मैथ का सिंपल एक फॉर्मूला होता है। मैथ एक बहुत मतलब पर्सनली मुझे मैथ पसंद नहीं है और मुझे ठीक से इतना आता भी नहीं है, बट मैथ में एक सिंपल सी चीज होती है कि दो और दो अगर चार होते हैं तो दो और दो चार ही होते हैं। वो आप यहाँ खड़े होकर काउंट कर लो या कहीं दुनिया के किसी कोने पे जाके आप काउंट करिएगा। तो सिंपल था, इजी था, सरल था। एस्ट्रोनॉमी आई, काउंट करें, नक्षत्र देखिए, सारी चीजें देखिए, तो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, सारी चीजें ठीक है, सरल है। धीरे धीरे फिजिक्स आया। ओके, नंबर सारी चीजें आई, ग्रेविटी का लॉ आया और ये सारी चीजें आई। केमिस्ट्री आई, फिर मतलब धीरे धीरे क्या हो गया है, चीजें जटिलता में वृद्धि होती जा रही है। धीरे धीरे सरलता से हम किस तरफ चले गए हैं, जटिलता की तरफ चले गए हैं। जैसे ही फिर इनका डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, बाकी साइंस का जो डेवलपमेंट हुआ उसमें भी क्या हो गया है, हम अब सामान्य से, अब हम इजी से क्वेश्चन नहीं करते हैं, ठीक है। आप जब कक्षा 1 में होते हैं आपको कितने इजी सवाल मिलते हैं, 2+2 4 हो गए, ओके, और 2 4 8 हो गया, तो बहुत इजी सवाल। लेकिन जैसे जैसे आप बड़ी कक्षा में जाते हैं तो वहां पर क्या है, आपकी चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाती है, यानी कि अब क्या है, आप सरल से जटिल की ओर हो जा रहे हैं। तो ऐसी ही जो बात है वो अगस्त हम कहते हैं कि जब शुरुआत हुई थी वो सरलता से हुई थी इन विज्ञानों की, लेकिन धीरे धीरे जब इन विज्ञानों में वृद्धि हुई तो सरलता जटिलता में वृद्धि हो गई और जो सामान्य थी, यानी कि सिंपल जो चीज थी वो घटती चली गई, ठीक है। अब दूसरी चीज देखिए, मैथ है। अब ये दूसरा जो आपका ग्राफ है ये उल्टा बना हुआ। अच्छा, ये जो आपका जो मतलब इसमें पिक्चर बनाया हुआ है, ये जो इसमें डायग्राम बनाया हुआ है, सेम डायग्राम आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, आप सेम डायग्राम बना के आइए, आपको पूरे नंबर इसमें मिलते हैं, ठीक है। ये डायग्राम अगर आप बना देते हैं ना एग्जाम में, तो मतलब जितना मैंने लिखा है यहाँ पर इतना लिख देते हैं और डायग्राम बना देते हैं तो आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो ये आप इसको बना के आइए, अपनी नोटबुक पे नोट करिए। तो अब हम इसको देख लेते हैं। ये जो है ना उल्टा बना हुआ है, इसका रिफ्लेक्शन आपको दिखेगा। नीचे मैथ है, ओके, फिर एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और सोशियोलॉजी, ठीक है। अब देखिए, मैथ अपने आप में स्वतंत्र होता है पूरी तरह से। मैथ को आपको दो और दो चार करने के लिए, आपको तीन तीन छः 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 12 करने के लिए आपको किसी और पर्टिकुलर सोशियोलॉजी की, बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। वो अपने आप में स्वतंत्र है पूरी तरह से। तो यहाँ से जब हम ऊपर की तरफ चले जाते हैं तो आपको क्या है, ये नीचे वाले जितने भी नीचे रहते हैं जब तक, तो ये स्वतंत्र होते हैं अपने आप में, लेकिन धीरे धीरे जैसे इनकी हायरार्की बढ़ती चली जाती है तो ये क्या है, एक निर्भर होते चले जाते हैं। आपके पास मैथ है तभी आप एस्ट्रोनॉमी पढ़ सकते हैं, फिजिक्स तभी पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री तभी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। मतलब एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें सोशियोलॉजी को पढ़ना है, ठीक है, तो सोशियोलॉजी में अगर आपको रिसर्च करनी है, आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मैथ चाहिए, ठीक है। आपको ज्योग्राफी भी पता होनी चाहिए। किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में आपको जो है वहाँ की बायोलॉजी, यानी कि आपके कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने बच्चे हैं, ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। कितने लोग बीमार हैं, क्यों बीमार हैं, वो मतलब चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। तो क्या है
कि जो चीज़ें थी पहले वो सिंपल थी। धीरे-धीरे क्या होगी, वो जो आने वाले विज्ञान है वो एक दूसरे पर निर्भर होते चले गए, ठीक है? ऐसे ही इन्होंने यहाँ पे दिया है, यानी कि जो चीज़ें थी पहले विशिष्ट थी, स्पेसिफाई थी। विशिष्ट का मतलब होता है आप एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए ही बने हो और आप पर्टिकुलर चीज़ के लिए ही जो है वो काम कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मार्कर है, रेड कलर का है, विशिष्ट है, रेड ही कलर चलेगा, इसमें कोई आप में इसको बदल के मैं इसमें जो है ब्लैक नहीं चला, ये रेड ही चलेगा, ओके? तो ये विशिष्ट है। इसका एक पर्टिकुलर काम है, एक पर्टिकुलर कलर है, ठीक है? लेकिन सा फिर धीरे-धीरे क्या है, विशिष्टता अगर खत्म हो गई है तो ये क्या है, विशिष्टता से बाकी जो आने वाले विज्ञान थे वो सामान्य की ओर चले गए। अब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में भी आप जो है कार्बन डेटिंग करते हैं, उसमें भी आप जो चीज़ें इकट्ठी करते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप कोई ज्योग्राफी पढ़ते हैं या फिर राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं, तो आप ओवरऑल सब चीज़ों को आपको पढ़ना होता है। तो ये क्या है, धीरे-धीरे जो है आप विशिष्टता से, यानी कि एक पर्टिकुलर सी चीज़ से अब धीरे-धीरे सामान्य की ओर, जनरल चीज़ों की ओर और चले गए हैं। तो यहाँ तक जो चीज़ें हैं वो ऑगस्ट कॉम्ट ने कही हैं। क्या आपको ये डायग्राम याद रखना है कैसे, और मैं इसको कैसे रखती हूँ, ये जो हायरार्की है, ये जो इनकी सीक्वेंस है, ये एग्ज़ाम में आता है और यूजीसी नेट में और पीजीटी, टीजीटी में तो मैक्सिमम टाइम ये पूछा गया है। तो मैं इसको कैसे याद रखती हूँ, मैं इसको मैप सीबीएस से याद रखती हूँ। तो ये मेरा इसका जो है फ़ॉर्मूला है इस हायरार्की को याद रखने का, मैप, मैप, सीबीएस, मैथ, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। ये विज्ञानों का हायरार्की ऑफ साइंस है जो कि ऑगस्ट कॉम्ट ने दिया है, ठीक है? मैं इधर लिख दे रही हूँ उसको, मैप, मैप, सीबीएस, ओके? तो ये जो है इनका क्रम है जो कि ऑगस्ट कॉम्ट ने दिया है। लेकिन इसमें एक जो चीज़ है आपको याद रखनी की, वो ये है, वो क्या कहते हैं? उन्होंने बोला कि ठीक है, विज्ञान भी ठीक ऐसी ही अवस्थाओं से गुजरते हैं जैसे मानव गुजरता है, लेकिन अलग-अलग विज्ञान इन तीनों अवस्थाओं से एक साथ नहीं गुजरते। ये यहाँ पर एक छोटा-सा ट्विस्ट है। उन्होंने बोला है कि ऐसा नहीं है कि जो है एक साथ सारे विज्ञान इन अवस्थाओं से, नहीं, अलग-अलग विज्ञान इन तीनों अवस्थाओं से एक साथ, यानी कि एक ऐसा नहीं कि मैथ भी उसी समय उस अवस्था में है और जो है आपका एस्ट्रोनॉमी नहीं। हो सकता है मैथ जिस समय धर्मशास्त्रीय अवस्थाओं में हो, जो है उस टाइम पे एस्ट्रोनॉमी आया ही ना हो, फिर जब मैथ जो है तत्व मीमांसा में पहुंच गया हो, तब एस्ट्रोनॉमी जो है वो आपका धर्मशास्त्रीय अवस्था में आया। उन्होंने बोला है कि अवस्थाओं से तो गुजरते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तीनों एक साथ गुजरते हैं। तो ये ऑगस्ट कॉम्ट का हायरार्की ऑफ साइंस, विज्ञानों का पदानुक्रम का लेक्चर था। आई होप आपको लेक्चर काफी हेल्पफुल रहा होगा, समझ में आ गया होगा कि ऑगस्ट कॉम्ट ने क्या-क्या बोला है। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।